नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी इवाना ट्रंप का 73 साल की उम्र में निधन, सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने के फैसले पर शिंदे सरकार ने लगाई रोक, आगे की रणनीति भी बताई। अहमदाबाद को विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किया गया शामिल, अमित शाह ने दी बधाई। ओम प्रकाश राजभर का राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की कही बात। कमलनाथ का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कांग्रेस विधायकों को दिया जा रहा है लालच, लगाया आरोप। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ट्रंप को न्यूयॉर्क शहर में निधन हो गया है उनका। और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि इवाना ट्रंप एक अद्भुत सुंदर महिला थी जिन्होंने एक महान प्रेरणादायक जीवन व्यतीत किया। फिलहाल इवाना की मौत से उनका परिवार काफी दुखी है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली पत्नी इवाना ट्रंप की मौत की जानकारी दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर बताया कि गुरुवार को न्यूयॉर्क शहर में उनकी पहली पत्नी इवाना ट्रंप का निधन 73 वर्ष की आयु में हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप सभी को मुझे बताते हुए काफी गहरा दुख हो रहा है कि इवाना ट्रंप का न्यूयॉर्क शहर में निधन हो गया है। आप सभी में ज्यादातर उन्हें लोग पसंद करते थे। वह एक अद्भुत, सुंदर और शानदार महिला थी। इवाना ने एक महान और प्रेरणादायक जीवन जिया है। इवाना ट्रंप के तीनों बच्चों डोनाल्ड जूनियर, इवांका और एरिक को उन पर काफी गर्व है। इवाना ट्रंप एक मॉडल थी जिन्होंने 1977 में डोनाल्ड ट्रंप से शादी की थी। फिलहाल 80 के दशक में जो है न्यूयॉर्क के सबसे हाई प्रोफाइल जोड़ों में से एक डोनाल्ड ट्रंप और इवाना ट्रंप ने 90 के दशक की शुरुआत में तलाक ले लिया था, जिसके बाद 1993 में डोनाल्ड ट्रंप ने अभिनेत्री मार्ला मेपल्स से शादी कर ली थी। ट्रंप की यह शादी लंबी नहीं चल सकी और 1999 में उन्होंने मार्ला पेपल्स से तलाक ले लिया, जिसके बाद 2005 में डोनाल्ड ट्रंप ने मेलानिया ट्रंप से शादी की थी। महाराष्ट्र के दो जगहों औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने की पिछली उद्धव ठाकरे सरकार के फैसले पर शिंदे फडणवीस सरकार ने फिलहाल रोक लगा दी है। शिंदे फडणवीस सरकार नए सिरे से इस प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखेगी। जिस वक्त उद्धव ठाकरे सरकार ने फैसला लिया, उससे पहले राज्यपाल सरकार को बहुमत साबित करने का कब पत्र लिख चुके थे, इसलिए इस फैसले पर सवाल उठ रहे थे। आपको बता दें कि कुर्सी पर संकट के बीच पिछले महीने महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने जाते जाते बड़ा फैसला लिया था, जिसमें औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर रखने की स्वीकृति दी गई थी। वहीं उस्मानाबाद शहर का नाम धनासिव कर दिया गया था। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर स्वर्गीय डीवी पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए स्वीकृति भी दी गई थी। वहीं औरंगाबाद शहर का नाम बदलने को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी और इससे पूर्व एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा था कि इन स्थानों का नाम बदलना एमवीएम के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा नहीं था। उन्होंने कहा कि यह मुझे निर्णय लेने के बाद ही पता चला है, यह बिना किसी पूर्व परामर्श के लिया गया था। प्रस्ताव पर कैबिनेट बैठक के दौरान हमारे लोगों द्वारा राय व्यक्त की गई थी, लेकिन निर्णय मुख्यमंत्री का था। वहीं औरंगाबाद के लोकसभा सांसद और एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने बीते दिनों कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार का यह दावा है कि वह शहर का नाम संभाजी नगर रखने के कदम से अनजान थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर शहर अहमदाबाद को टाइम पत्रिका की वर्ष 2022 में दुनिया के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में शामिल किए जाने पर गुरुवार को देशवासियों को बधाई दी। शाह ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि वर्ष 2001 से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात में जो विश्व स्तरीय अवसंरचना बनाने की नींव रखी गई है, यह उसी का परिणाम है। शाह ने कहा कि चाहे साबरमती नदी फ्रंट हो या अहमदाबाद में साइंस सिटी, मोदी हमेशा उन्नत आधारभूत ढांचे के निर्माण पर और भारत को भविष्य के लिए तैयार करने पर
पर जोर देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि प्रत्येक भारतीय और विशेष रूप से गुजरात के लोगों के लिए यह अत्यंत गर्व और हर्ष की बात है। भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर शहर अहमदाबाद को अब टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है और इस उपलब्धि पर मैं सभी को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि ज्ञात हो कि टाइम पत्रिका ने वर्ष 2022 में विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में भारत के शहर अहमदाबाद और केरल राज्य को भी शामिल किया है। इन दोनों स्थानों को घूमने फिरने के लिए 50 असाधारण स्थानों के जो है रूप में चुना गया है। पत्रिका में कहा गया है कि भारत के पहले यूनेस्को विश्व धरोहर शहर अहमदाबाद में प्राचीन और आधुनिक नवाचार दोनों हैं, जो इस संस्कृति को पर्यटन का केंद्र मानते हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात का ऐलान किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा में से किसका समर्थन करेंगे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुभाषपा प्रमुख ने कहा कि हमारी पार्टी राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। हमारे 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगे। हमने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने विधायकों से भी चर्चा की है और इसके अलावा हमने पार्टी के नेताओं के साथ भी और अन्य लोगों से भी चर्चा की है। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर हुए रात्रि भोज में हमें बुलाया था। सीएम योगी से मेरी बातचीत भी हुई। वहीं द्रौपदी मुर्मू ने हमसे समर्थन मांगा था। वहीं जब मैं लखनऊ दौरे पर था तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन करने के लिए भी फोन आया था। दिल्ली में अमित शाह से राष्ट्रपति चुनाव के लिए मुलाकात हुई थी। आपको बता दें कि बीते दिनों एनडीए की ओर से राष्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू लखनऊ आई थी। तब सीएम योगी आदित्यनाथ के आवास पर रात्रि भोज का आयोजन हुआ था, जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी शामिल हुए थे। हालांकि तब ओपी राजभर के बेटे ने रात्रि भोज में शामिल होने से इनकार कर दिया था। देश में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। यहां पर कांग्रेस नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव को लेकर लालच दिया जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने कहा कि बीजेपी विधायकों को पैसे से खरीद रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। आपको बता दें कि 18 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव होना है और इसके लिए विधायकों को मध्य प्रदेश में विधानसभा में मतदान करना है। हालांकि मध्य प्रदेश में इस समय राजनीति चरम सीमा पर है। भोपाल में विधायकों को सेट करने में राजनेता लगे हुए हैं और अलग अलग तरह से लालच दे रहे हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जो है भोपाल पहुंचे थे। इसके बाद से राजनीति में हलचल मचना शुरू हो गई। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, कांग्रेस जिला अध्यक्ष कैलाश मिश्रा, विधायक आरिफ महसूद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत उन्होंने किया था। भोपाल पहुंचकर सिन्हा ने विधायक और सांसदों से खुद को जिताने की अपील की थी। इसके बाद इस दौरे के दूसरे दिन आज गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए यशवंत सिन्हा ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्ज में वृद्धि होती जा रही है। यहाँ बेहिसाब कर्जा लिया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत से कर्ज निर्भर मध्य प्रदेश हो जाएगा। और इसी दौरान आदिवासी विधायक पंची लाल मेदा ने आरोप लगाया कि उन्होंने एनडीए के आदिवासी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट देने के लिए मंत्री पद की पेशकश की है। इस बैठक के दौरान वहीं कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के विधायक ने खुलकर कहा है कि चुनाव करवाने का फायदा क्या है, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है और इनके लोग खुद ही बोल रहे हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी इवाना ट्रंप का 73 साल की उम्र में निधन। सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने के फैसले पर शिंदे सरकार ने लगाई रोक, आगे की रणनीति भी बताई। अहमदाबाद को विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किया गया शामिल, अमित शाह ने दी बधाई। ओम प्रकाश राजभर का राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की कही बात। कमलनाथ का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कांग्रेस विधायकों को दिया जा रहा है लालच, लगाया आरोप।
कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ मिकी पावर प्लस टीएमटी बार पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। शिखर सम्मेलन में नेताओं के प्रारंभिक भाषण शुरू हो गए। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका ने समूह के नेताओं की पहली बैठक को संयुक्त निवेश और जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा में नई पहल पर विशेष ध्यान देने के लिए बुलाया। इस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज की इस पहली समिट से ही जो है एक सकारात्मक एजेंडा स्थापित कर लिया गया है। हमने कई क्षेत्रों में संयुक्त प्रोजेक्ट की पहचान भी की है और उनमें आगे बढ़ने का रोड मैप भी बनाया है। बढ़ती हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हमारा कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क व्यवहारिक सहयोग का एक अच्छा मॉडल भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम वैश्विक स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि हम पानी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयुक्त निवेश बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। यह स्पष्ट है कि विजन और एजेंडा प्रगतिशील और व्यावहारिक है। अपनी पारस्परिक शक्ति, पूंजी विशेषज्ञता और बाजारों को लामबंद करके हम अपने एजेंडे को गति भी दे सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे सरकारी ढांचा भी व्यवहारिक सहयोग का अच्छा मॉडल है। समूह की पहली नेताओं की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि आज हम जिन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उनमें तेजी से जलवायु संकट या बढ़ती खाद्य असुरक्षा भी शामिल है। यूक्रेन के खिलाफ रूस के क्रूर और अकारण हमले से अस्थिर ऊर्जा बाजारों को और भी बदतर बना दिया गया है। देश की संसद के दोनों सदनों में शब्दों के इस्तेमाल को लेकर जारी की गई सूची को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। लोकसभा सचिवालय की ओर से शब्दों की एक लंबी लिस्ट जारी की गई है जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। इस बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक तरह से इस पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि ये लोकसभा की एक प्रक्रिया है जो साल 1959 से चल रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उस प्रक्रिया में जब भी संसद में संवाद के दौरान कोई सदस्य किसी चर्चा के दौरान किसी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो जो पीठासीन अधिकारी होते हैं वो उसे असंसदीय घोषित करते हैं। हम उसका संकलन करते हैं। पहले इसकी किताब निकाली जाती थी लेकिन कागज का उपयोग कम हो इसके लिए इस बार ऑनलाइन निकाला गया है। लोकसभा अध्यक्ष ने आगे कहा कि यह बताना जरूरी होगा कि किसी भी शब्द को बैन नहीं किया गया। उन्होंने बताया कि साल 1954, 1986, 1992, 1999, 2000, 2009 में भी संकलन निकाला गया है। साल 2010 के बाद वार्षिक रूप से संकलन निकलने लगा है। उन्होंने कहा कि किसी भी सदस्य को बोलने का अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता लेकिन मर्यादित चर्चा होनी चाहिए। आपको बता दें कि लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द 2021 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों और वाक्यों की एक सूची जारी की है जिन्हें लोकसभा और राज्यसभा समेत राज्यों की विधान मंडलों में असंसदीय घोषित किया गया था। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जम्मू पहुंचे। धर्मशाला से जम्मू दौरे पर पहुंचने के बाद उनका सम्मान किया गया। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने इस दौरान कहा कि वो चीन से आजादी नहीं बल्कि उसके भीतर ही तिब्बत के लिए स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। दलाई लामा ने कहा कि चीन के ज्यादातर लोगों को यह एहसास है कि वह चीन के भीतर स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे बल्कि तिब्बती बौद्ध संस्कृति की सार्थक स्वायत्तता और संरक्षण चाहते हैं। दलाई लामा ने यह भी कहा कि चीन के लोग नहीं लेकिन कुछ चीनी कट्टरपंथी मुझे अलगाववादी मानते हैं। ज्यादातर चीन के निवासी यह महसूस कर रहे हैं कि दलाई लामा स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे हैं। धर्मगुरु दलाई लामा ने कहा कि चीन के भीतर सार्थक स्वायत्तता और तिब्बती बौद्ध संस्कृति को संरक्षित करना चाहते हैं। तिब्बती आध्यात्मिक नेता अपने लद्दाख दौरे पर चीन की आपत्ति पर एक सवाल का जवाब दे रहे थे। दलाई लामा ने यह भी कहा कि अधिक से अधिक चीनी तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रति रुचि दिखा रहे हैं। तिब्बत के आध्यात्मिक नेता दलाई लामा ने आगे कहा कि कुछ चीनी विद्वानों ने महसूस किया है कि तिब्बती बौद्ध धर्म वास्तव में ज्ञान और परंपरा है।
ये बहुत ही साइंटिफिक रिलीजन है। आपको बता दें कि तिब्बती आध्यात्मिक नेता जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 2 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। वो शुक्रवार को लेह का दौरा करेंगे। साल 2020 में कोरोना महामारी फैलने के बाद से धर्मशाला में अपने बेस के बाहर दलाई लामा का यह पहला आधिकारिक दौरा है। लोकसभा सचिवालय ने शब्दों के लिए एक लंबी सूची जारी की है, जिन्हें अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। लोकसभा सचिवालय की एक नई पुस्तिका के अनुसार जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर जैसे शब्दों का प्रयोग जो है, यहां तक कि शर्मिंदा, दुर्व्यवहार, विश्वासघात, भ्रष्ट, नाटक, पाखंड और अक्षम को अब से लोकसभा और राज्यसभा दोनों में असंसदीय माना जाएगा। इसी को लेकर तमाम विपक्षी दल सरकार पर हमलावर हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया। उन्होंने न्यू इंडिया पर एक तंज कसते हुए लिखा कि न्यू इंडिया की न्यू डिक्शनरी असंसदीय का मतलब चर्चा और बहस में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से है, जो प्रधानमंत्री के कामकाज का सही वर्णन करता है, जिसे अब बोलने पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने एक असंसदीय वाक्य का एक उदाहरण भी पेश करते हुए लिखा कि जुमलाजीवी तानाशाह ने अपने झूठ और अक्षमता का खुलासा होने पर मगरमच्छ के आंसू बहाए। उन्होंने बैन किए गए असंसदीय शब्दों को बोल्ड में चिन्हित किया। जो है राहुल गांधी के अलावा डेरेक ओब्रायन, महुआ मोइत्रा, प्रियंका चतुर्वेदी सहित विपक्षी नेताओं ने भी सरकार की आलोचना की है। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा है कि सत्र कुछ दिनों में शुरू होने वाला है। सांसदों पर जारी इस आदेश के बाद अब हमें संसद में भाषण देते समय इन मूल शब्दों का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। शर्मिंदा, दुर्व्यवहार, विश्वासघात, भ्रष्ट, पाखंड, अक्षम आदि मैं इन सभी शब्दों का प्रयोग करूंगा। मुझे निलंबित करें, लोकतंत्र के लिए लड़ूंगा। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस पर जमकर आपत्ति जताई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने 13 जुलाई को धर्म परिवर्तन, जनसंख्या समेत कई मसलों पर चर्चा की। कर्नाटक के चिकबालपुरा जिले के जो है मुदेनहल्ली में सत्य साई ग्राम स्थित श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमन एक्सीलेंस के पहले दीक्षांत समारोह में भागवत शामिल हुए। वहां उन्होंने देश में बढ़ती आबादी को लेकर इशारों में ही काफी कुछ कहने की कोशिश करते हुए इस पर नियंत्रण लगाने का संदेश भी दिया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अपने संबोधन के दौरान साफ तौर से कहा कि सिर्फ जिंदा रहना ही जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। जो है मनुष्य के कई कर्तव्य होते हैं, जिनका निर्वहन उन्हें समय समय पर करते रहना चाहिए। मोहन भागवत ने आगे कहा कि सिर्फ खाना और आबादी बढ़ाना ये काम तो जानवर भी करते हैं। उन्होंने कहा कि ताकतवर ही जिंदा रहेगा, ये जंगल का नियम है। वही शक्तिशाली जब दूसरों की रक्षा करने लगे, ये मानव की निशानी है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत जल्द ही जनसंख्या के मामले में चीन से आगे निकल जाएगा। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर मोहन भागवत का इशारा जो है काफी अहम हो जाता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विकास के मसले पर भी बात की। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत ने अच्छा विकास किया। उन्होंने ये भी कहा कि जो विकास मौजूदा दौर में देखने को मिल रहा है, उसकी नींव 1857 के दौरान ही पड़ गई थी और बाद में विवेकानंद ने अपने सिद्धांतों से उसे आगे बढ़ाया था। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी इवाना ट्रंप का 73 साल की उम्र में निधन, सोशल मीडिया पर किया भावुक पोस्ट। औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम बदलने के फैसले पर शिंदे सरकार ने लगाई रोक, आगे की रणनीति भी बताई। अहमदाबाद को विश्व के 50 सर्वश्रेष्ठ स्थानों की सूची में किया गया शामिल, अमित शाह ने दी बधाई। ओम प्रकाश राजभर का राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान, द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की कही बात। कमलनाथ का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कांग्रेस विधायकों को दिया जा रहा है लालच, लगाया आरोप। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। इनसेंसिटिव। भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट।
लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ मिकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि वह भारत में केवल 2 बच्चे अनिवार्य करने वाले किसी भी कानून का कतई समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने देश को आबादी के मामले में चीन के नक्शे कदम पर चलने के लिए भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि चीन जैसी गलती करना भारत को लैंगिक समानता के मामले में हाशिए पर ला देगा। आखिर ओवैसी जनसंख्या को लेकर अचानक इतने संजीदा क्यों हो गए, ये सवाल सभी के मन में है। और इसके पीछे की वजह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान है। संघ प्रमुख भागवत ने कहा था कि केवल खाना खाना और आबादी बढ़ाने का काम तो जानवर भी करते हैं। हालांकि ओवैसी के इस ट्वीट के पीछे का दर्द यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसंख्या असंतुलन पर दिया गया हालिया बयान भी है। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत को आबादी के मामले में चीन जैसी पॉलिसी बनाने को लेकर आगाह किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट में आबादी पर पॉलिसी बनाने को लेकर भारत सरकार को चेतावनी भी दी है। ओवैसी ने ट्वीट किया कि हमें चीन की गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। मैं ऐसे किसी भी कानून का समर्थन नहीं करूंगा जो 2 बच्चों की नीति को अनिवार्य करता है, क्योंकि इससे देश को कोई भी फायदा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत में प्रजनन दर कम हो रही है और यह साल 2030 तक स्थिर हो पाएगी। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने आबादी के मामले में चीन की 1 चाइल्ड पॉलिसी जैसी अपनाने के लिए जो है पॉलिसी को भारत को आगाह किया है। गौरतलब है कि चीन ने अपने यहाँ आबादी रोकने के लिए 1 चाइल्ड पॉलिसी अपनाई थी। चीन में साल 1979 में पॉलिसी लागू की गई थी। हालांकि 2016 में इस पॉलिसी को चीन ने खत्म कर दिया था। 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी अमरोहा पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मीनाक्षी लेखी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, बहुजन समाज पार्टी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि बिन मेल के जो गठबंधन होता है वो टूटता ही है, क्योंकि जमीन पर कार्यकर्ताओं के विचार अलग अलग होते हैं। मीनाक्षी लेखी ने सपा और बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि बिन मेल के जो विवाह होता है वो टूटता ही है। जब जमीन पर कार्यकर्ता एक दूसरे से लड़ते हैं, ऊपर बैठे लोग अपने मंसूबे साफ करने के लिए मिले, वह अलग होता है। लेकिन ये जो बिन मेल के गठबंधन हुआ था वह टूटना लाजमी है, क्योंकि जमीन पर रह रहे कार्यकर्ताओं के विचार अलग अलग। बिन मेल का गठबंधन टूटना इस दौरान स्वाभाविक है। दरअसल 2019 के चुनाव में सपा बसपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था और अमरोहा लोकसभा सीट बसपा के खाते में चली गई थी और बीजेपी को यहां हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब 2024 का चुनाव देखते हुए बीजेपी ने हर उस लोकसभा सीट और उन तमाम बूथ को मजबूत करने की रणनीति बनाई है जहां बीजेपी चुनाव हार गई थी या कमजोर रही थी। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष के समापन समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लिखा हुआ भाषण पढ़ने में अटकते हुए दिखे थे। इस दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मंच पर मौजूद थे।
अपने 4 मिनट के भाषण के दौरान तेजस्वी यादव 6 बार अटके, जिसका वीडियो भी खूब वायरल हुआ। इस पर बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी का काफी मजाक भी बनाया। वहीं इस पूरे मामले पर पहली बार लालू यादव के परिवार की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया आई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर भाई तेजस्वी का बचाव किया। उन्होंने कहा कि पूरा सिस्टम ही उस नौजवान की बदनामी में लग गया और तिल को ताड़ बनाने में जुट गया। रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर लिखा कि सवाल तो यह नहीं था कि किसने रुक कर बोला, किसने अटक कर बोला, कौन जुमला जीवी था और कौन टेलीप्रॉम्प्टर जीवी था। सवाल तो बिहार के विकास का था, सवाल तो बिहार के बेरोजगार नौजवान का था, सवाल तो कानून व्यवस्था की बिगड़ती हालात का था, सवाल तो फिजड्डी बिहार बनाने वालों का था। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि सवाल तो मुजफ्फर बालिका गृह कांड करने वालों के अस्मत के लुटेरों का भी था। इस पर अगर बयानबाजी होती है तो वो गलत है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 15 जुलाई को एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया एक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन करेगा, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी के सामाजिक पहलुओं को दिखाया जाएगा। प्रदर्शित होने वाली फिल्मों में कोची के अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में एक ट्रेन दुर्घटना में हाथ गंवाने के बाद डबल हैंड ट्रांसप्लांट से गुजरने वाले भारत के पहले व्यक्ति की कहानी, साथ ही इसमें एक अंधे व्यक्ति की कहानी भी दिखाई जाएगी, जिसकी उंगलियों को फिर से जोड़ा गया है। गौरतलब है कि एक अंधे व्यक्ति के लिए अपने आसपास हर चीजों को महसूस करने के लिए खास तौर से उंगलियों की जरूरत होती है। एम्स में प्लास्टिक और पुनर्निर्माण सर्जरी विभाग के प्रमुख डॉक्टर मनीष सिंघल ने कहा कि ज्यादातर लोग प्लास्टिक सर्जरी को कॉस्मेटिक परिवर्तनों से जोड़ते हैं जो अमीर और प्रसिद्ध है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी ग्रीक शब्द प्लास्टिक कोस से आया है, जिसका अर्थ है ढालना। यह हाथों को फिर से जोड़ने के लिए जले हुए पीड़ितों के उपचार और माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी जैसी चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसे जल्द ही एम्स में प्रदर्शित किया जाएगा। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को मानव तस्करी के मामले में 2 साल की सजा मिली है। पटियाला के एडिशनल सेशन जज ने आज पंजाबी गायक दलेर मेहंदी की अपील को खारिज कर दिया। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। साल 2018 में दलेर मेहंदी को ट्रायल कोर्ट ने कबूतरबाजी के केस में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद दलेर मेहंदी को जमानत मिल गई थी। दलेर मेहंदी ने सेशन कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें आज एडिशनल सेशन जज ने दलेर मेहंदी की अपील को खारिज कर दिया। साल 2003 में दलेर मेहंदी के खिलाफ पटियाला में कबूतरबाजी का केस दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता के वकील गुरमीत सिंह ने बताया कि 2003 के मानव तस्करी मामले में गायक दलेर मेहंदी को 2 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। उन्हें पुलिस हिरासत में पुलिस ने ले लिया है और परिवीक्षा पर रिहाई के लिए उनका आवेदन भी अदालत ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि दलेर मेहंदी और उनके भाई शमशेर सिंह पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी मंडली के सदस्यों के रूप में लोगों को अवैध रूप से विदेश भेजने के लिए मोटी पैसेज मनी चार्ज की थी। 2018 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की अदालत ने दोनों भाइयों को दोषी ठहरा दिया गया था, जिसके संबंध में अदालत में सुनवाई हुई और उन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।